नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम हर रोज लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके, आपके गाइड कर सके कि कैसे आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो सही है या फिर नहीं, या किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव कर सकें। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है हमारी yourmoney@nwt.com। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं और नंबर है ईमेल हमारी आईडी आपने लिखी, सोशल प्लेटफॉर्म CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाइए और अपने क्वेश्चंस आप हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनी। चिराग, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट बात करेंगे हम तमाम क्वेरीज की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की। जो रिवैम्प की गई है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, करंट स्टेटस क्या है? क्योंकि एक ऐसी स्कीम रही है जिसने इन्वेस्टर्स को जमकर मुनाफा कमाया है और इस तरीके के रिटर्न्स कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि गोल्ड से कमाए जा सकते हैं, बट स्कीम ने उस तरीके के रिटर्न्स कमा कर दिए। तो फिलहाल क्या स्थिति है? नमस्ते जी, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में गवर्नमेंट ने लाई हुई थी। ऑफ कोर्स जो आप बता रहे, गोल्ड में बहुत बड़ी रैली आई है, बट ये स्कीम स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने एनविजन किया था कि बहुत सारा गोल्ड, जो अभी मैं आपको थोड़े आंकड़े दूं तो पूरे वर्ल्ड में अबाउट 2,20,000 टन्स की गोल्ड है, और उसमें से अगर देखें तो 97,000 टन्स जो है वो ज्वेलरी के फॉर्म में है, और उसमें से 32,000 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड में है। तो आप समझ सकते हैं 30% वर्ल्ड का जो गोल्ड है वो इंडियन हाउस होल्ड में पड़ा हुआ है। और इसी को मोनेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी 2015 में। जब जो आपका जो घर में गोल्ड पड़ा हुआ है और ज्वेलरी पड़ी हुई है, अगर आप कोई बैंक में जाइए, जो उन्होंने ऑथराइज बैंक रखी हुई थी, वहां पे आप जमा कीजिए, वो मेल्ट करके आपको एक गोल्ड की अकाउंट देंगे और उसमें आपको एक थोड़ा ब्याज भी देंगे, डिपेंडिंग ऑन द बैंक और आपका जो टर्म है उसके ऊपर। और जब मैच्योरिटी खत्म होती है तो आपको गोल्ड का तो रिटर्न मिलेगा ही, बट आपको वापस या तो गोल्ड मिल सकता है या आपको कैश मिल सकता है। तो ये एक स्कीम गोल्ड को मोनेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने निकाली थी। हालांकि 2015 से 25 में हमने देखा कि सिर्फ 39,000 kg का गोल्ड इसमें जमा करवाया गया था। तो ये स्कीम सही नहीं रही है, इन द सेंस कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। इसीलिए एक नया रिवैम्प वर्जन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके कि जो हमारा गोल्ड का इश्यू है, बिकॉज हमारा गोल्ड का अगर आप देखें तो इतना $72 बिलियन की लास्ट ईयर की गोल्ड इंपोर्ट रही है, और $72 बिलियन ऑलमोस्ट 11% ऑफ अपनी इंपोर्ट बिल होती है। तो उसकी वजह से जो फॉरेन जो हमारी राशि डॉलर है वो बाहर जाती है और गवर्नमेंट के डेफिसिट में इशू आता है, और हमारे पास भी जो हाउस होल्ड में गोल्ड पड़ा हुआ है उसको हम मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। तो ये एक विन विन सिचुएशन करने के लिए एक नई तरह से नए प्रपोजल लाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो अभी लागू हुआ नहीं है, बट लागू करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, अच्छा, तो फिर क्या बदलेगा जो नई स्कीम रहेगी और इसके क्या फीचर्स लाइकली रह सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कदम गवर्नमेंट सोच रहा है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ज्वेलर्स को भी इन्वॉल्व करिए। क्या होता है कि पहले था उनका ऑथराइज बैंक्स में आप जा पाते थे तो एक्सेस ठीक से था नहीं। दूसरा, ऑफकोर्स, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था। तीसरा, कि एक डिजिटल मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहता था कि कहाँ ये मेरी रिसीट पड़ी है, और मैं सेकेंडरी मार्केट में ये बेच भी नहीं सकता था। तो ये 3-4 जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 3-4 चीजें की लूपहोल नहीं कहूंगा, कि जो जो उनके बैकग्राउंड थे वो उनको अगर वो कर पाए कि ठीक से कर पाए, तो आई थिंक ये स्कीम अच्छा जा सकता है। हमने देखा हाल ही में मोदी जी ने भी कहा था कि 1 साल के लिए गोल्ड लेना बंद कीजिए। एक ही रीजन है कि बहुत सारा गोल्ड डिमांड तो है, लेकिन बहुत सारा गोल्ड हमारे खुद के घरों में पड़ा हुआ है। ये अगर हम डोमेस्टिकली वापस अगर मार्केट में लाए तो ये अपना जो इंपोर्ट है वो काफी कम हो सकता है, एंड कंट्री को भी फायदा हो सकता है, और इंडिविजुअल को फायदा होगा कि अगर आपको ठीक से रिकॉर्ड मिले और ठीक से आप सेकेंडरी मार्केट में ये जब भी आप चाहे बेच भी सके। एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के द्वारा ये सोच रहे हैं कि डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपको देंगे, तो आप जो अपनी ज्वेलरी है लेके जाइए, अपने ज्वेलर के पास जाइए, ज्वेलर आपको मेल्ट करके आपको वैल्यू बता देगा, और वो हिसाब से आप एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट मिलेगी जो आप सेकेंडरी मार्केट में शायद बेच सकते हैं। अभी पूरी प्रपोजल आई नहीं है, बट अगर वो
अगर मुझे लिक्विडिटी भी मिले, गोल्ड का रिटर्न भी मिले और साथ में ब्याज भी मिले और टैक्स का एग्जेम्पशन भी मिले, तो ये 4 चीज गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि अगर ये ठीक से लागू कर पाए तो जो इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हम 500 से 600 टन हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये हम डोमेस्टिकली मीट कर पाए तो हमारी बहुत सारी जो डॉलर का आउटफ्लो है वो या इंपोर्ट बिल जो है हम कम हो सकता है और सभी को फायदा हो सकता है। ओके। तो इनफैक्ट क्या स्वरूप रह सकता है या क्या लाइकली सिचुएशन रह सकती है, उस पर आपने इनफैक्ट काफ़ी सारी बातें चिराग ने यहाँ पर समझाई। अच्छा, अब अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को समझें तो कौन से इसके पॉजिटिव साइड्स रहेंगी, किससे फ़ायदा हो सकता है, क्या चैलेंजेस रह सकते हैं स्कीम के? जैसे जी फायदा तो जैसे कि मैंने बताया कि हम गोल्ड का रिटर्न तो ऑफ कोर्स एज इंडियंस हमारा लव फॉर गोल्ड कम नहीं हुआ है, तो गोल्ड ऑफ कोर्स हमको और बाई करने की इच्छा होती है। बट जो हमारा ऑलरेडी गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे घरों में, अगर उसके ऊपर मुझे और 2 से 2.5% की रिटर्न मिले अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड रिटर्न, तो एक हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ऑफ कोर्स सॉवरेन गोल्ड फंड गवर्नमेंट ने निकाला था जो अब बंद हो चुका है, बट अगर जो मेरा एग्जिस्टिंग गोल्ड है वो मैं जमा करके उस पर 2-2.5% और एक्स्ट्रा कमा पाऊँ अलॉन्ग विद द गोल्ड की रिटर्न भी, तो एक बड़ा फायदा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इसलिए कंट्री को भी फायदा है बिकॉज फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है पूरा और मोनेटाइज हो जाता है। चैलेंजेस मैं कहूँगा रह सकते हैं। वन इज कि ये ज्वेलर्स इसमें अग्री करेंगे कितने, क्योंकि उसकी कंप्लायंस कॉस्ट क्या है, कैसे ये हो पाएगा, वो एक चेक करना है। सेकेंडरी मार्केट इसकी कैसी रहेगी वो एक देखना जरूरी होगा। और तीसरा जो ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, बिकॉज काफी बार गोल्ड की जो गोल्ड वो बहुत पुराना बाई किया हुआ है, शायद सही सोर्स से ही बाई किया है लेकिन रिसीट नहीं रहती है एक्सेट्रा, तो टैक्स की तरफ से हमको कुछ इशू ना आ जाए या इनकम टैक्स की इशू ना आ जाए, तो ये सब एक ट्रस्ट डेफिसिट गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये मैं बोलूँगा ये छोटी मोटी जो इश्यूज है वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये एक कॉन्फिडेंस दे पाए इंडियन हाउस होल्ड को, ताकि वो ये इजीली उसकी इसका लुफ्त उठा पाए। ओके, तो ये आपको तमाम डिटेल्स बताई गई हैं, पुरानी स्कीम नई स्कीम लाइकली कैसी हो सकती है, क्या फीचर्स रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। और पहले व्यूअर हमारे साथ कुंदन कनेक्टेड हैं मुजफ्फरपुर से सवाल पूछने के लिए। कुंदन नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम कुंदन कुमार है जी। मैम कुछ मैंने आपको भेजा था जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट स्मॉल, ICIC प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया स्मॉल, इन 5 में हमने 2-2 हज़ार पर मंथ जमा कर रहे हैं लगभग 3 सालों से। 2.5 लाख के आसपास जो है इन्वेस्ट हो चुका है। मार्केट बहुत अब ज़्यादा अप डाउन होने की वजह से बहुत डेली लॉस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपके द्वारा जानना ये कि क्या ये हमारा जो SIP है वो सही है सिलेक्शन, या इसमें कुछ बदलाव करना है, इनको क्लोज करना है? प्लीज अगर सही तरीके से मुझे बता पाएँ तो प्लीज बताएं। ठीक है, तो बेसिकली जिन्होंने पोर्टफोलियो शेयर किया उसके हिसाब से निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा इनके पास है, मोतीलाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ICICI प्रो इंफ्रा और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और सभी में 2,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी टोटल जो सिप है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ की है और लगभग पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख की हो चुकी है। तो जैसे इन्होंने क्लियरली कहा फंड्स कैसे हैं, इन्हीं फंड्स के साथ कंटिन्यू करें या फिर नहीं। जो इनका होराइजन है, टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट को 10 to 15 ईयर्स है। नमस्ते कुंदन जी, पहले तो बहुत ही अच्छा है कि आप SIP के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपको जो डर था कि अभी रिटर्न्स काफ़ी आ नहीं रहे बिकॉज मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है, हमने देखा है लास्ट 1 ईयर, बट ये वॉलेटिलिटी का फ़ायदा ही SIP के द्वारा आप उठा सकते हैं। बिकॉज आप जब मार्केट कम होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है और मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती है, तो आपकी पूरी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। तो ये SIP तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके पास अच्छा लंबे समय का आपने रखा हुआ है गोल, तो मैं कहूंगा कि अगर एवरेज जो रिटर्न हम देखे हैं कि निफ्टी का रिटर्न 11% आया और म्यूचुअल फंड अगर सही करे तो 13-14% की रिटर्न आ सकती है। तो 15 साल में अगर आप जो 12 साल का आपका जो गोल है उसमें आप 45 लाख पहुंच सकते हो। लेकिन मैं इसमें सलाह दूंगा कि अगर आप
हर साल थोड़ा स्टेप अप भी करे, 10% SIP से बढ़त करे, तो ये 45 lakhs का कॉर्पस आपका 65 lakhs पहुंच सकता है। बाकी आपकी मैं ओवरऑल फंड्स देखूं तो आपने निपॉन जैसे फंड हाउस में थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, तो वो आपको एक जरा देखना पड़ेगा। आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स कम है। ओवरऑल एलोकेशन हम जब देखते हैं तो 50-55% लार्ज कैप में होना चाहिए, बाकी मिड और स्मॉल कैप में इक्वली डिवाइड हो सकता है। तो आप थोड़ा लार्ज कैप की तरह रुझाव रख सकते हैं। स्कीम्स की मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप होल्ड कर सकते हैं, नुकॉन्ट स्मॉल कैप होल्ड कर सकते हैं, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एग्जिट कहूंगा कि ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड मैं कहूंगा, बिकॉज थीमेटिक फंड्स बहुत ही साइक्लिकल होता है और बहुत ही कम समय तक चलता है, लेकिन जब खराब परफॉर्मेंस आता है तो पूरा रिटर्न लेके जाता है। तो आई थिंक थीमेटिक नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड फंड्स करने चाहिए। सलाह मैं दूंगा ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, DSP लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है। थोड़े से बदलाव मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ICICI प्रू इंफ्रा, निपॉन इंडिया पावर इंफ्रा से निकलने की सलाह है। उसकी जगह आपको 3 फंड्स रेकमेंड किए गए हैं, उनमें से आप एडिशन कर सकते हैं, जिसमें ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी, DSP लार्ज मिड कैप और कोटक मल्टी कैप शामिल है। 3 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले इकट्ठा कर लेंगे अगर आप 10% स्टेप अप भी करते हैं। प्रिया दर्शन अगले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए मधुबनी से। प्रिया दर्शन नमस्कार, बताएं सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 3 फंड है, SBI चिल्ड्रन फंड, बंधन स्मॉल कैप और पारिक फ्लैक्सी कैप। SBI में 4000 है, बंधन में 3000 है और पारिक में 3000 है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और पहले से ही मैं निपॉन इंडिया मिड 150 इंडेक्स फंड में 2 लाख वैल्यू चल रहा है। अभी 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट, 3 फंड जिसमें टोटल सिप चल रही है 10,000 रुपए महीने की, 2 लाख ऑलरेडी जमा किए हैं। 3 फंड्स के नेम इन्होंने बताया। चिराग बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? होगा कि आपके पास एक तो लंबे समय है वो बहुत अच्छा है, आपकी 2 लाख की जमा पूंजी हो चुकी है, और जो लमसम है SIP आप 10,000 कर रहे हैं, 15 साल में अगर आप 13% का रिटर्न पकड़े तो आप 67 lakhs का कॉर्पस बन पाएंगे। जो आई थिंक आपका जो गोल है वो हिसाब से आप शायद नहीं रीच कर पाएंगे। तो उसमें सलाह दूंगा कि एक 20% का अगर आप स्टेप अप ऐड कर दिए, सिर्फ हर साल अगर 20% से आपकी SIP बढ़ा दे और वही रेट ऑफ रिटर्न अगर आप पकड़े तो आप 1.9 करोड़ का एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं 15 साल में। जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड आपको होल्ड करने को कहूंगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी होल्ड करने कहूंगा। चिल्ड्रंस फंड शायद आप एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज ये लंबे समय कभी कभी लॉक इन भी होता है, आपको चेक करना चाहिए, अब जरूरत नहीं है। और फंड्स जो इन्वेस्ट करने को कहूंगा वो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड और कोटक मिड कैप फंड में आप ऐड कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़े कम है, इसीलिए मैंने ये ओवरऑल सजेशन दिया हुआ है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए प्रियदर्शन। और जैसे बताया यहाँ पर चिराग ने, आप बंधन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू रखें। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जिसमें SBI लार्ज मिड कैप है, इन्वेस्को इंडिया है, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड है, कोटक मिड कैप है, जिन्हें आप एडिशन कर सकते हैं। 67 लाख का कॉर्पस आप मान के चले इकट्ठा कर लेंगे, स्टेप अप करेंगे तो आप 67 से सीधे जो एलोकेशन है आपका वो 2 करोड़ तक पहुंच सकता है आसानी से। तो स्टेप अप जरूर करें, हर व्यूअर को करना चाहिए। इनफैक्ट इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद मिलती है। अगला सवाल लेते हैं, दीपक कालरा ने भेजा है फरीदाबाद से। इनका सवाल ईमेल पर आया है। 40 इयर्स इनकी एज है, 74,000 की इनकी मंथली SIP चल रही है और जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 32 लाख के आसपास है। 12 से 15 साल में 10 करोड़ का इनका लक्ष्य है। कहाँ निवेश कर रहे हैं? इनका एक्टिव पोर्टफोलियो क्वांट ALSS टैक्स सेवर फंड 12,500, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 10,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8,000, 5,000 है क्वांट स्मॉल कैप में। लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है, जिसकी वजह से इनका 32 लाख का पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 4 लाख SBI कॉन्ट्रा में, 2.25 लाख कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में, 85,790 HDFC BSE सेंसेक्स फंड में, अराउंड 60,000 मोतीलाल ओसवाल फोकस ग्रोथ पर, 26,300 DSP 50 इक्वल वेट इंडेक्स में। वाइफ ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है SBI ALSS में, जहां पर स्टेप अप भी है 500 मंथली, यहाँ 16,500। भारत 22 ETF वीकली है 2,500 और ICICI गोल्ड ETF हर रोज करते हैं 500 रुपीज का। लमसम इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास एक मेरे एसेट ALSS टैक्स सेवर में, जो कि 2.5 लाख है। तो कंबाइंड पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से क्या राय रहेगी?
देखिए पहले बात तो आपको सराहना करूंगा कि आप 40 साल की उम्र में आप 74,000 कंबाइंड आप एसआईपी कर रहे हैं और 32 लाख की आपने एक अच्छी जमा पूंजी कर दी है। 10 करोड़ का टारगेट 12 से 15 साल में शायद आप रीच ना कर पाओ, क्योंकि आपको एक स्टेप अप करना पड़ेगा। इसके साथ एक 10 से 15% की अगर आप स्टेप अप कर लेंगे तो आपकी जो 11 करोड़ आप पहुंच सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ आप ऑलमोस्ट 5.85 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। तो एक ये मेरी सलाह रहेगी। दूसरा मैं आपको देख रहा हूँ कि अगर आप नए टैक्स रेजिम में जा रहे हैं तो ईएलएसएस शायद आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज ईएलएसएस में आपका लॉक इन हो जाता है 3 साल का, और वही समय में दूसरी डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड स्कीम्स जिसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो उसमें आप सिमिलर रिटर्न्स कमा सकते हो। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ईएलएसएस स्कीम्स जो आपने चूज किए है और इंडेक्स फंड्स जो आपने चूज किए हैं वो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। बाकी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और कोटक मल्टी कैप फंड्स, ये 3 फंड मैं आपको सलाह दूंगा। ओके, तो ये रही है आपके पोर्टफोलियो पर दीपक, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट्स, आप कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो आपको बताए गए हैं जिनसे आपको निकलना है, और जो फंड में आपको निवेश करना है वो नेम्स भी सजेस्ट किए गए जिसमें कोटक मिड कैप, डीएसपी लार्ज मिड कैप, कैनरा रोबेको मल्टी कैप शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टको इंडिया लार्ज मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड में। अच्छा, जो जिन फंड से आपने निकलने की सलाह दी है, इस फंड को इनको जो नए फंड सजेस्ट किए गए इनमें डिप्लॉय कर सकते हैं कम्प्लीटली? बिल्कुल, उसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना इक्वल डिवाइड करके एलोकेशन करके इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रही दीपक के लिए। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यो मनी। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। मार्लिंग हमारे साथ कनेक्टेड हैं मणिपुर से। मार्लिंग नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है। थैंक यू सो मच मैडम मेरा क्वेश्चन को लेने के लिए। बताए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा एक पोर्टफोलियो है मैम, ये 15,000 पर मंथ का एसआईपी चल रहा है मैडम अभी रिसेंटली, और इसको मैं अगले 15 साल तक मैं इसको चलाना चाहता हूँ। तो मैं ये रिव्यू चाहता हूँ कि मैं इसमें और 5,000 का एक एसआईपी ऐड करना चाहता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे पास है एक 5,000 का एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 का 5,000 का एक एसआईपी चल रहा है, और सेकेंड है ये एडलवाइस मिड कैप का एक 5,000 का चल रहा है, और थर्ड ये बंधन स्मॉल कैप का एक 5,000 का चल रहा है। तो मैम मैं और एक फंड इसमें ऐड करना चाहता हूँ 5,000 रुपीज। तो सजेशन चाहता हूँ कि मैं कौन सा फंड में इन्वेस्ट करूँ। आपका होराइजन मार्लिंग 15 इयर्स का है? जी मैम, जी 15 इयर्स का होराइजन। और आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है जो आप अचीव करने की सोच रहे हैं इन 15 सालों में? जी मैम, मेरा टारगेट है 2.5 CR इन 15 इयर्स मैम। ओके, 2.5 CR इन 15 इयर्स, और एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 15% के आसपास का। फिलहाल 80,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 5,000 के एडिशनल सिप करनी है। 15,000 के ऑलरेडी 3 एसआईपी चल रही हैं जिसमें एडलवाइज मिड कैप है, आईसीआईसी प्रू नैस्डैक 100 है, बंधन स्मॉल कैप है। बताइए चिराग, क्या सजेशन इनके लिए? नमस्ते मालिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि आप 15,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, और अगर 5,000 आप और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ये बढ़िया प्लान रहेगा। बिकॉज अगर आप ये कर दे और 20-15% का अगर आप स्टेप अप कर ले तो आपकी जो ओवरऑल गोल है 2.5 करोड़ की, वो आप पहुंचने की बहुत बड़ी क्षमता है। अगर 15 साल आपके पास है तो ये एक बहुत बड़ा चांस है कि अगर आप 20,000 से 5,000 बढ़ा दें और 15% की स्टेप अप करें। ओवरऑल अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूं तो आपके पास लार्ज कैप बहुत कम है। ओवरऑल आप देखें तो मैं ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप की तरह रुझाव करना चाहिए। जब मैं आपके फंड्स देख रहा हूं तो मैं कहूंगा कि आपको बंधन स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक में आप कंटिन्यू कर सकते हो। फंड्स एग्जिट कहूंगा कि एडलवाइस मिड कैप फंड को एग्जिट करना है, बिकॉज लास्ट 1 साल में अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया है और ओवरऑल भी दूसरे कैटेगरीज के फंड है उसमें। लार्ज कैप को ऐड करने के लिए ओवरऑल मैं कहूंगा कि 4 फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड,
जो काफी लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है। क्वांट लार्ज कैप फंड जो ऑफकोर्स 80% उसका लार्ज कैप फंड है और बहुत बढ़िया रिवर्स किया है। लास्ट 1.5 साल से अच्छा नहीं किया था, बट अभी बहुत अच्छा रिवर्स कर रहा है। क्वांट मल्टी कैप फंड, सॉरी कोटक मल्टी कैप फंड और डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 4 फंड मैं कहूंगा कि अच्छा रहेगा अगर आप इसमें अगर ऐड कर पाए तो। ओके और अगर इन फ्यूचर ये फर्दर एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो ये 4 फंड्स क्या काफी रहेंगे इनके पोर्टफोलियो के लिए, या कोई कैटेगरी और आपको दिखाई दे रही है जो ऐड कर सकते हैं कंसीडरिंग 15 इयर्स का पर्सपेक्टिव है? एक डिविडेंड यील्ड कैटेगरी जो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा फंड है। आई थिंक वो कंसिडर कर सकते हैं एज एंड व्हेन जब स्टेप अप करते हैं तब आप वो स्कीम फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं। ओके चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर की। ईमेल के थ्रू सुरेश ने सवाल भेजा है। इनकी 25,000 की मंथली एसआईपी चल रही है और 13 लाख का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है और साथ ही जो मंथली जो टोटल होराइजन इनका टाइम पीरियड है वो लगभग 15 सालों का है। 3 फंड्स हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा 11,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इनके पास है, उसमें निवेश कर रहे हैं प्लस एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी ये प्लान कर रहे हैं जिसमें लमसम इन्होंने की हुई है। तो क्या सजेशन रहेगा कंसीडरिंग 5 लाख का एसबीआई गोल्ड फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट है, 11,000 एसबीआई कॉन्ट्रा, 8,000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और डीएसपी मल्टी एसेट में 6,000, बताइए। पहले तो बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। मैं जैसे कहा था कि एसआईपी के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सुझाव बिल्कुल देना चाहूंगा कि गोल्ड फंड आपको एक थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड हमने देखा है कि जनवरी से ऑलमोस्ट 30% नीचे है। काफी प्रॉफिट बुकिंग उसमें आया है एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी गोल्ड से ज्यादा अच्छा करता है। तो अगर आपको आपकी कॉर्पस पहुंचनी है तो मेरे हिसाब से आपको गोल्ड फंड छोटा एलोकेशन रख सकते हैं, बट उसमें ज्यादा ना बढ़ाइए। बाकी अगर मैं आपका देखता हूं तो आप ये एसआईपी कंटिन्यू कीजिए और स्टेप अप अगर आप करते रहेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कॉर्पस है आप बढ़ पाएंगे। लार्ज मिड और स्मॉल कैप में जैसे मैंने कहा 50-55% आपको लार्ज कैप की तरह रुझाव रखना चाहिए। इसीलिए आपका ओवरऑल एलोकेशन देखना बहुत जरूरी है। बट मेरे हिसाब से ये मेरा ये है ना होगा। ओके तो बेसिकली जो इनके पास एग्जिस्टिंग 4 फंड्स है उसमें से सिर्फ एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इनको कंटिन्यू करना है, बाकी तीनों फंड से निकलने की सलाह है। अच्छा जो आपने रेकमेंड किए हैं फंड्स इन चारों में डिप्लॉय करनी है मनी, या कोई भी 3 फंड्स पिक कर सकते हैं जो 3 आपने एग्जिट करने की सलाह दी है? नहीं, 4 फंड में करना चाहिए, पूरे चारों फंड में करना चाहिए। आई थिंक इक्वली 25% अगर इक्वली करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके और अगर इन फ्यूचर एलोकेशन बढ़ाना चाहें तो ये पूरा पोर्टफोलियो सही रहेगा? 4 जो आपने रेकमेंड किए हैं तो ऑलरेडी हैं या फिर कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो ये 4 कैटेगरी काफी है। ऑफ कोर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो तो दीपाली जी उनको रिव्यू करना ही चाहिए। 1.5-2 साल में कैसे मार्केट कैप एलोकेशन बदलता है वो देखना पड़ता है, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ये 4 फंड काफी है। ठीक है तो चलिए ये रही सलाह इनके पूरे पोर्टफोलियो पर। शो को भी समेटने का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले पता करेंगे कि टॉप 4 फंड्स कौन से हैं चिराग के, कौन से वो फंड्स हैं जिनके थ्रू आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। बताइए चिराग आपकी टॉप चॉइसेस क्या हैं? एक तो मैंने कहा कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एवरग्रीन फंड है, बहुत अच्छा फंड है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी बहुत ही कंसिस्टेंट फंड रहा है। आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड जो मैं पहले भी कह चुका हूं, और मिड कैप कैटेगरी में कोटक मिड कैप फंड। आई थिंक ये 4 मेरे टॉप फंड्स रहेंगे। ठीक है तो कोटक मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप, ये 4 फंड्स रहेंगे टॉप 4 फंड चॉइसेस के लिए। थैंक यू चिराग आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। योर मनी में इतना ही, नमस्कार।